हेलो एवरीवन। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 2 जिसमें हम सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, ये जो यूनिट है पूरी, ये है नेशनल इनकम यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम निकालना सिखाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में और क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये सब समझने के लिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स आते हैं वो समझते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर या घरेलू, टेरिटरी मतलब एरिया या रीजन। तो डोमेस्टिक टेरिटरी, अब हमारा घर है इंडिया, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गई, इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो इंडिया की जिस बॉर्डर है एक तरह से, उसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, वो हमारी घर की टेरिटरी है। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड होता है। ऐसी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जिनका ओनर, मतलब जो जिसकी वो कंपनी है, जिसके वो एयरक्राफ्ट्स या शिप्स हैं, और वो ऑपरेट भी यानी उनको चलाना वो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है किसी 2 कंट्री के बीच में। जैसे कि जापान और चाइना के बीच में कोई हमारी शिप या एयरक्राफ्ट चल रही है। ठीक है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, इंडिया की शिप है, लेकिन वो 2 किसी और कंट्री के बीच में चल रही है। चलाने वाला ओनर जो है वो भी इंडियन है और उसको ऑपरेट भी इंडिया से ही किया जा रहा है। तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। तो रशिया और जापान के बीच में अगर कोई प्लेन चल रहा है लेकिन वो इंडिया का है, इंडियन ओनर है उस कंपनी का, प्लस उसका जो ऑपरेशंस है यानी कि उसको चलाना जहाँ से मैनेज हो रहा है वो भी इंडिया के अंदर ही है। तो ये जो प्लेन है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the residents of the country in the international waters where they have exclusive rights of operation। बहुत important point है। फिशिंग वेसल हम बोलते हैं ऐसी शिप्स को या बोट्स को जो फिश को पकड़ने में यूज़ होती हैं, समुद्र के बीच में जाके काम करती हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स यानी खदानें, जो तेल और नेचुरल गैस जहाँ से निकल रहा है। इसके अलावा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि कुछ एरियाज़ डेवलप किए जाते हैं मैन मेड तरीके से पानी के ऊपर। ठीक है, तो उनको फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो समुद्र में, सी में मौजूद हैं, लेकिन उनको ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी इंडिया में अपनी कंट्री में रहने वाला बंदा इन द इंटरनेशनल वाटर्स। कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनल वाटर्स में यानी समुद्र में। वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, ऐसे एरियाज़ में, पानी में ज़रूर है लेकिन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उनके पास राइट है, हक है पूरा वहाँ पे ऑपरेट करने का, काम करने का। तो वो जो एरियाज़ होंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, यानी हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला देखो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जितनी भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो जो अपनी कंट्री के दूसरी कंट्री में हमने सेटअप किए हैं, वो सारी के सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जैसे कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया ने अपनी एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री को दूसरी कंट्री में, जैसे कि जापान में इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये जो रीजन होगा ना, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, अब इसी का उल्टा समझो, मान लेते हैं जापान ने अपनी एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री को इंडिया में इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो जिस एरिया में वो इस्टेब्लिश किया होगा, वो जहाँ पे जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उस कंट्री को बिलोंग करेगा। ये रूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनली काम करती हैं, ये कहीं ना कहीं तो इनका ऑफिस होगा। तो जहाँ पे भी इनका ऑफिस है वो उस कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इंडिया में मान लो यूएनओ का ऑफिस है, ठीक है,
तो वो जिस एरिया में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इंडिया की, ठीक, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है ऐसा मान लो। इंडिया उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं काउंट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉर्मल रेसिडेंट उनको बोला जाएगा ऐसे इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मली कहाँ रिसाइड कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उसी कंट्री में, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ समझने वाली बात है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है जो भी वो कमा रहा है, जो भी वो खर्चा कर रहा है, वो उसी कंट्री में कर रहा है, यानी अपना रहन बसर जो है वो उस कंट्री में ही कर रहा है। तो ऐसे इंसान को हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे उस कंट्री का, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब देखो क्या आता है, द रेसिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो एरिया है ना किसी कंट्री का, उसके अंदर ही उसको रहना है। अगर वो रह रहा है तो वो इसका मतलब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका उस कंट्री में ही है। इसके अलावा द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अकोमोलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी आप एक जगह पे रहकर करते हो, जैसे कि कमाना, खर्च करना, और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें आपको चाहिए उनको एक्यूमुलेट करना, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आप उसी लोकेशन में कर रहे हो तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाओगे। अब देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट के अंडर क्या इंक्लूड नहीं होगा। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट्स हैं और जो विजिटर्स हैं, यानी कि जो बाहर से घूमने आए हैं, टूरिस्ट घूमने आए हैं, थोड़े टाइम के लिए आए हैं और विजिट करने आए हैं, जैसे किसी काम से आए हैं, तो वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। इसके अलावा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अभी हमने पढ़ा एम्बेसीज के बारे में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। अगर वो फॉरेन स्टाफ है, दूसरी कंट्री का अगर स्टाफ है, हमारी एम्बेसीज में काम कर रहा है, ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं या आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, फॉरेन स्टाफ है, ठीक है, तो हमारी कंट्री के मेंबर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएनओ, WHO, ये भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इसके अंदर काम करने वाले लोग, जैसे यूएनओ में कोई काम कर रहा है तो वो जिस जिस कंट्री का जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है वो उसका नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली मैंने बता दिया, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हमारी कंट्री के, चाहे वो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन वो हमारी कंट्री के रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इसके अलावा क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर्स हैं जैसे कि फ़्लाइट में जो लोग काम कर रहे हैं, इधर से उधर डेली का आना जाना है, कभी इधर रहते हैं, कभी दूसरी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। इसी के अलावा कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं जो काम के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। सीजनल वर्कर्स जो कभी इस सीज़न इधर हैं, दूसरे सीज़न दूसरी जगह पे हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर। उनका स्टे बस 1 ईयर से कम होना चाहिए। 1 साल से ऊपर है तो आप नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा बॉर्डर वर्कर्स, जो ऐसे लोग जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं डेली, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया ये पाकिस्तान है, तो यहाँ जो बॉर्डर पे कोई रह रहा होगा, हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जो डेली बॉर्डर को क्रॉस करके काम पे जाते हैं और वापस शाम को घर पे आते हैं, तो डेली बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। इस तरह के लोग जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, वो भी हमारी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे वो रहते हैं बॉर्डर वर्कर्स, मान लो इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडिया के रेसिडेंट्स होंगे, वो पाकिस्तान के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, काम इंडिया में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के रेसिडेंट होंगे, वो इंडिया के रेसिडेंट्स नहीं होंगे। तो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं के रेसिडेंट माने जाएंगे, चाहे वो डेली दूसरी कंट्री में उनका आना जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप क्या होती है? तो सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। ये या तो दो तरह से होता है, कोई किसी कंट्री का सिटीजन दो ही तरीक़ों से हो सकता है। पहला,
अगर तो वहाँ पे उसका जन्म हुआ है, ठीक है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो सिटीज़न वहीं का माना जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उसको परमिट किया है, परमिशन दी है अगेंस्ट सम लीगल प्रोविजंस, मतलब कुछ कानूनी तौर पे वो वहाँ का सिटीज़न है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया उसको ऑन पेपर, तो वो वहाँ का सिटीज़न बन सकता है, ठीक है। तो सिटीज़नशिप के दो तरीके हैं पता लगाने के, एक तो कहाँ पैदा हुआ है, और अगर उसके पास वहाँ पे कानूनी तौर पे सिटीज़न होने का उसके पास परमिट है, तो वो सिटीज़न माना जाएगा। अब आते हैं रेसिडेंटशिप पे। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। एन इंडिविजुअल इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ़ ही ऑर्डिनरी resides in the country for a period of more than 1 year and his center of economic interest also lie in that country। फिर से ध्यान से सुनना, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा इंसान जो कि नॉर्मल रेसिडेंट है किसी कंट्री का, और उस कंट्री में रहता है 1 साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए, 1 साल से ज़्यादा वो वहीं रह रहा है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये मैं बता चुकी हूँ क्या मतलब होता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो उसको वहाँ का रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो उसको वहाँ रहने की परमिशन मिलती है, यानी कि उसकी रेसिडेंटशिप है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में हमने फैक्टर सर्विसेज का मतलब समझा था। नहीं वीडियो देखिए तो एक बार प्लीज़ उसको जाकर देख लेना, क्योंकि एक कंटिन्यूटी में देखोगे, शुरू से देखोगे तो समझ आएगा, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर इनकम क्या होती है? ये ऐसी इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं। जैसे मैं मान लो किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी मेहनत दे रही हूँ, हार्ड वर्क दे रही हूँ, तो मैं एक वहाँ का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुई, लेबर, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुई। मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, और मैं दे क्या रही हूँ? फैक्टर सर्विसेज। मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन होने में मदद कर रहे हैं। वो जो भी कमाएंगे वो फैक्टर इनकम होगा, ठीक है। तो जैसे जितनी भी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी मिल रहा है किसी काम को करने के बदले, किसी सर्विस को देने के बदले जो भी पैसा मिल रहा है वो फैक्टर इनकम होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं ट्रांसफ़र इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इसमें हम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें किसी रिलेटिव ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो दिस इज़ ट्रांसफ़र इनकम। इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है, ठीक है। ये 2 साइडेड नहीं होता, ये 1 साइडेड होता है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम हमेशा 2 वे होता है, आप कुछ करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको कहेंगे फैक्टर इनकम। नेक्स्ट देखो, इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर इनकम है नेशनल इनकम में भी काउंट होता है और डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट होता है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन सीखेंगे उसमें बात करते हैं इसकी। इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखना, ट्रांसफ़र इनकम ना तो नेशनल इनकम में काउंट होगा ना डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। बस आपको भी याद रखना है कि ऐसे ही मुफ्त में मिला हुआ पैसा हम अपनी इनकम में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये ऑब्वियसली आप मेहनत करके कमा रहे हो तो ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, यानी आपने बस रिसीव किया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? रेंट आपने कोई चीज़ अपनी जैसे रेंट पे दी है तो आपको पैसा मिल रहा है। वेजेस आपने मेहनत की है। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट यानी मान लो आपने बिजनेस चलाया है, उसके लिए मेहनत की है तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कमाओगे जब आप कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ इनपुट दे रहे हो। इसके अलावा ट्रांसफ़र इनकम क्या है? जैसे स्कॉलरशिप आपको किसी चीज़ में अच्छा होने पे मिल जाती है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन बूढ़े होने पे मिल जाती है, 60+ हो गए, ओल्ड एज पेंशन एलिजिबल हो आप, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। हाँ, ये याद रखना कि पेंशन अलग होती है और ओल्ड एज पेंशन अलग होती है। अगर पेंशन है सिर्फ तो वो यहाँ आएगी, वो फैक्टर इनकम है, ठीक है। पेंशन क्यों फैक्टर इनकम है? क्योंकि उसके लिए हमने सर्विसेज दी थी अपनी पूरी लाइफ किसी कंपनी को, वो हमें रिटायरमेंट पेंशन दे रही है,
तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो फैक्टर इनकम होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फैक्टर इनकम होगी कौन सी? रिटायरमेंट पेंशन, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की है बहुत साल, तब जाके मुझे जॉब छोड़ने पे रिटायरमेंट मिला है, पेंशन मिलता है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन ज़रूरी नहीं है किसी ने काम किया हो किसी कंपनी में, ओल्ड एज पेंशन जो है गवर्नमेंट देती है, 60 से ऊपर हो गए यू कैन अप्लाई, राइट। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ऐसे अलाउंस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गरीब हैं, उनके लिए, तो ये भी बिना मेहनत के मिलते हैं। इट इज़ अगेन अ ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल आपको नाम से ही समझ आएगा, ये ऐसे गुड्स हैं जो फाइनली कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी अब डायरेक्टली कंज्यूम होंगे, अब इनके ऊपर और कोई काम नहीं होना है। इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट यानी बीच में है, ये इस नाम से ही पता चलेगा। दे आर द गुड्स, दे आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स वो सामान होते हैं जो या तो अभी रीसेल होंगे, यानी एक किसी ने खरीदा, अब दोबारा कोई खरीदेगा और बेचेगा उसको, या उसके ऊपर और प्रोसेसिंग होगी और वो किसी और गुड में कन्वर्ट होगा और फिर बिकेगा, तो वो फाइनल गुड नहीं है। एग्जाम्पल अभी समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अभी हम सीखेंगे आगे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो फाइनल गुड की जो वैल्यू है वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड की जाती है। इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कहीं भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, नाइदर इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड रेडी टू यूज़ होते हैं, फाइनल नाम से पता चल रहा है फाइनल है, यानी सीधा खरीदो और इस्तेमाल करो। इंटरमीडिएट गुड में अभी और प्रोसेसिंग होनी बाकी है, यानी कुछ तो है जो बाकी है, तो दे आर नॉट रेडी टू यूज़। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं होते गुड, ये आगे चले जाते हैं, प्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी होती है, अब ये फाइनल बन चुके हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे कि फाइनल गुड का एग्जांपल देखो, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। किसी घर में दूध आ रहा है, दूध खरीदा उन्होंने, कंज्यूम कर लिया डायरेक्ट, वो फाइनल गुड है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उसका डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदा है। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया? मिल्क परचेज बाय द डेयरी शॉप फॉर रीसेल। किसी डेयरी शॉप वाले ने दूध खरीदा है, अब वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा है, वो उसका कुछ और बनाएगा या उसको रीसेल करेगा। जैसे मान लो पनीर बना रहा है या मिठाई बना रहा है कोई, तो ये मिल्क जो है जो डेयरी वाले ने खरीदा है वो एक इंटरमीडिएट गुड की तरह है, यानी वो एक ऐसा गुड है जो हेल्प करेगा फाइनल गुड को बनाने में। तो इसका फाइनल गुड क्या होगा? मिठाई हो सकता है, पनीर हो सकता है, लेकिन मिल्क इसका इंटरमीडिएट गुड है। तो देखो एक ही चीज़ कैसे फाइनल गुड उसके यूज़ के हिसाब से कैसे फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? एक लाइन है प्रोडक्टिव सेक्टर के चारों तरफ, यानी कि इमेजिनरी है ये, आपको एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है। जब तक कोई सामान प्रोडक्शन होता रहता है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रहता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। और जैसे ही वो फाइनल हो गया, एकदम बन गया है, अब वो खरीदने के लिए मतलब कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए तैयार है, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो जाता है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल से समझाया, देखो मान लेते हैं फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन एंड सेल्स टू बी। एक फार्मर है, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया, खेती की और उसको बी को बेच दिया। तो अभी कॉटन क्या है? फाइनल गुड नहीं है। कॉटन फिर से बी खरीद रहा है, बी प्रोड्यूसेस थ्रेड एंड सेल्स इट टू सी। बी ने उसको खरीदा, उससे थ्रेड बनाया, थ्रेड सी को बेच दिया। अब सी जो है उससे क्लॉथ बनाएगा, उसको बेच रहा है कंज्यूमर्स को। तो अब कंज्यूमर जो है ये क्लॉथ खरीद रहे हैं, फाइनल गुड हो गया, ये क्लॉथ वो पहन सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो तीन लोग थे ए बी सी, जब तक ये एक दूसरे को मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे को बेच के या कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, तब तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था। लेकिन अब ये फाइनल हो गया, इस क्लॉथ में अब कोई और प्रोसेसिंग नहीं होगी, ये फाइनल है, ये कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री से आउट हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे फाइनल गुड, क्लॉथ। और ये जो थे थ्रेड, कॉटन, ये सब थे आपके इंटरमीडिएट गुड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड क्या होता है। कंजम्पशन गुड वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली किसी इंसान की वांट को, इच्छा को सेटिस्फाई कर देते हैं। डायरेक्टली मैंने खरीदा, कंज्यूम किया, आई एम सेटिस्फाइड। कैपिटल गुड है
जो इनडायरेक्टली किसी कस्टमर की या ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा अच्छे से। दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, किसी और के ऊपर डिपेंड करती है इनकी डिमांड। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, कैपिटल गुड्स हैं। कंजम्पशन गुड प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि किसी बंदे ने, किसी इंसान ने अपने घर में रखने के लिए, चलाने के लिए कार खरीदी, तो ये कंजम्पशन गुड है। कार खरीद ली, वो यूज़ कर रहा है और चला रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल है। किसी चीज़ की प्रोडक्शन हुई, उसने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन गुड। अब यही कार जो है ड्राइवर ने खरीदा, कोई ड्राइवर है, मतलब कोई काम करता है, जैसे कैब वैब चलाता है, उसने गाड़ी खरीदी, तो उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदी है, वो इसके थ्रू कुछ और कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कैपिटल गुड माना जाएगा। और क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है आपको, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे आप कुछ, इसकी मदद से, इसको एज अ टूल यूज़ करके आप कुछ कर रहे हो, तो ऐसे गुड्स जिनको यूज़ करके आप प्रॉफिट जनरेट करते हो या कुछ फ़ायदा होता है, वो आपके कैपिटल गुड्स हो गए। और जो डायरेक्टली कंज्यूम होके ख़त्म हो जाते हैं, वो आपके कंजम्पशन गुड हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था, दे हैव डायरेक्ट डिमांड, दे हैव डिराइव्ड डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाती हूँ। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है, अगर लोग, जैसे मान लो कैब ज़्यादा, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी, मान लो लोग जो है कैब ज़्यादा यूज़ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं कैब्स और ये ओला ऊबर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, कार की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो जो कार की जो सेल है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने, लोगों ने सर्विसेज मांगी, कुछ और मांगा, तो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने लगी। ठीक है, ड्राइवर्स जो हैं गाड़ियाँ खरीदने लगे। तो इसीलिए कैपिटल गुड की जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है, यानी एक प्रोडक्ट चाहिए कुछ और, उसको पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट की सेल जो है बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। राइट, तो ये किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसकी डिराइव डिमांड है। इसी तरह डायरेक्ट डिमांड मतलब, अब किसी को गाड़ी चाहिए, वो डायरेक्टली गाड़ी खरीद लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चाहिए था, किसी को सर्विसेज चाहिए थी, कौन सी, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए थी, उसको पूरा करने के लिए कार खरीदना हुआ। राइट, तो ये कैपिटल गुड और ये कंजम्पशन गुड। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये जो नोट्स जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये नोट्स की PDF मंगा सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सारी वीडियोज़ देखना, अच्छे से देखना। मैं आपका कुछ ही घंटों में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।